हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। जैसा कि हमने आपको बताया था, पॉइंट्स रिमेंबर में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इशू ऑफ शेयर से, उससे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी पॉइंट्स हैं इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। ये आपके एमसीक्यू में इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, क्लोजिंग एंट्री ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द कॉल इन एरिया ड्यू फ्रॉम शेयर होल्डर। अगर कोई कोई क्लोजिंग एंट्री करनी है अगर हमको इंटरेस्ट का, ठीक है, तो कैसे एंट्री होता है? एडजस्टमेंट एंट्री ऑन द मेकिंग ड्यू द इंटरेस्ट ऑन द कॉल इन एरियर। तो कॉल इन एरियर आप लोग जानते ही हैं कि कोई भी शेयर होल्डर है वो अगर पेमेंट नहीं करता है तो उस कंडीशन पे कॉल इन एरियर रहता है। तो अगर बाद में पेमेंट करने को तैयार हो जाता है तो कंपनी उससे इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो सबसे पहले काम क्या करेगी? इंटरेस्ट जब चार्ज करेगी तो उसकी एंट्री कैसे होगी? इंटरेस्ट चार्ज करने की, सन्ड्री मेंबर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर अकाउंट। उसके बाद इसकी क्लोजिंग एंट्री कैसे करेगी? अभी इंटरेस्ट कंपनी चार्ज करी तो कंपनी का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यही आपको इसमें समझना है। नेक्स्ट आते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन द अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ये तो नॉर्मल नाम से पता चल रहा है। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? पैसा कम आता है, ओवर सब्सक्रिप्शन में ज़्यादा आता है। ठीक है, लेकिन देखते हैं क्या इसमें नया है। द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर बाय द पब्लिक इज़ लेस देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड, इट इज़ अंडर सब्सक्रिप्शन। मतलब जितना हमने शेयर अप्लाई किया था उससे कम लोगों ने ख़रीदा उसको, तो उसको अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। फुल अलॉटमेंट इज़ मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स इन द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन पे पूरा अलॉटमेंट होता है, कोई भी शेयर कम नहीं करते क्योंकि पहले से ही लोग कम अप्लाई किए होते हैं। एज फुल अलॉटमेंट इज़ मेड टू ऑल द एप्लीकेशन देयर इज़ नो एक्सेस मनी टू बी रिफंडेड। तो इस कंडीशन में कोई भी पैसा रिफंडेड करने के लिए, मतलब रिफ़ंड करने के लिए की कोई एंट्री नहीं बनती है। इन दिस केस अ कंपनी में फेस द प्रॉब्लम ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इसमें कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन का प्रॉब्लम फेस कर सकती है क्योंकि पैसा कमाया होता है। अगर 90% से और कम आएगा तो पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा। ये आपको पहले बताया जा चुका है कि 90% से पैसा अगर कम आता है तो वो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनी को पूरा पैसा वापस करना पड़ता है। अब आते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन में। द नंबर ऑफ द शेयर अप्लाइड फॉर बाय द पब्लिक इज़ मोर देन द नंबर ऑफ द शेयर ऑफर्ड इज़ कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब 10,000 मंगाए थे, आ गया 15,000, केस हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन का। तो इस कंडीशन में क्या होता है? प्रो राटा अलॉटमेंट इज़ मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स इन सच केस। तो प्रो राटा अलॉटमेंट करने की ज़रूरत होती है, मतलब सबको कुछ ना कुछ शेयर दिया जाता है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज़ आइदर रिफंडेड और एडजस्टेड टुवर्ड्स द अलॉटमेंट एंड ऑल कॉल। तो जो एक्सेस पैसा आया होता है या तो उसको रिफ़ंड करने का ऑप्शन होता है या फिर उसको फर्दर कॉल में हम एडजस्ट कर लेते हैं। इन दिस केस अ कंपनी डज नॉट फेस सच प्रॉब्लम। मतलब यहाँ पे कोई भी यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो सिंपल सा ही है, लेकिन सारे पॉइंट्स को याद रखिए, घुमा के क्वेश्चंस देगा। ठीक है, अब आते हैं इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। अ कंपनी कैन अलॉट ओनली दैट नंबर ऑफ शेयर which is offered to the public for subscription. Hence a company may choose वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री अल्टरनेटिव। मतलब अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो जाता है, मतलब 10,000 शेयर मंगाए हैं लेकिन 12,000 शेयर का पैसा आ गया है, तो उस कंडीशन पे कंपनी के पास तीन ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, ये सब लीगल ऑप्शंस हैं, ठीक है, लॉ के द्वारा कंपनी को दी गई हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि जो एक्स्ट्रा पैसा आया उसको रिजेक्ट कर दे, पूरा पैसा वापस कर दे, मतलब एक्स्ट्रा वाला पैसा वापस कर दे। दूसरा क्या है? प्रोराटा अलॉटमेंट कर दे, मतलब सबको कुछ कुछ दे दे। प्रोराटा में यही होता है, सबको थोड़ा थोड़ा शेयर दे दिया जाता है। उसके बाद तीसरा क्या है? सम एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेड इन फुल एंड सम आर रिजेक्टेड एंड अदर आर अलॉटेड शेयर ऑन द प्रोपोर्शनल बेसिस। मतलब कुछ को एक्सेप्ट करना, कुछ को रिजेक्ट कर देना, एकदम वापस कर देना, और कुछ को कुछ शेयर दे देना। तो ये तीन तरीके के ऑप्शंस कंपनी के पास बनते हैं। तो आपके एमसीक्यू में ये तीनों ऑप्शंस आ सकते हैं, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, फुल्ली पेड अप शेयर बी फॉरफिटेड इन फॉलोइंग केसेस। अब फुल्ली पेड अप शेयर कैन बी फॉरफिटेड इन द फॉलोइंग केसेस व्हेन देयर इज़ अ डिफ़ॉल्ट इन फुलफिलिंग एनी इंगेजमेंट बिटवीन द मेंबर्स। मतलब अगर फॉर्म वॉर्म भरने में या फिर कोई भी टर्म एंड कंडीशंस, अगर कुछ गलत तरीके से फॉर्म वॉर्म भरा जाता है तो उस कंडीशन पे
जो पूरा पैसा भी आया था तब भी कंपनी चाहे तो उसका पूरा पैसा वो वापस कर सकती है, मतलब पूरा शेयर फोरफीट कर सकती है, या फिर कंपनी के कोई टर्म एंड कंडीशन मीट नहीं कर रहे हैं तब। when there is expulsion of the member where the article specify provided thereof, मतलब कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, जैसे जिसको मना किया गया है शेयर खरीदने के लिए, लेकिन वो अगर फुल्ली पेड अप शेयर मतलब पूरा तब भी शेयर खरीद लेता है किसी दूसरे नाम से या फिर ऐसे, तो उस कंडीशन पे भी उसका भी शेयर जो होता है कंपनी फोरफीट कर सकती है। तो दो चीज़ें आई, पहला कि कंपनी के जो तरीका है, जिस तरीके से कंपनी पैसा मंगाना चाहती है उस तरीके से आप पैसा नहीं भेज रहे हो, तो उस कंडीशन पे आपका पैसा कंपनी जब्त कर सकती है, पूरा रख सकती है। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि अगर कोई मेंबर का एक्सपल्शन हो रहा है कि किसी मेंबर को मना किया गया है पैसे शेयर इशू करने के लिए, फिर भी वो शेयर खरीद रहा है, तो उस कंडीशन में भी उसका शेयर फोरफीट हो सकता है, भले ही वो पूरा पेमेंट कर दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों पॉइंट याद कर लीजिए। नेक्स्ट है कंडीशन ऑन विच द फोरफिटेड शेयर कैन बी री इशू। अब री इशू कब कर सकते हैं, कंपनी कब री इशू का प्रावधान ला सकती है? द डायरेक्टर मस्ट पास अ रिसोल्यूशन सैंक्शनिंग द री इशू ऑफ द फोरफिटेड शेयर। पहला क्या है कि डायरेक्टर पास कर सकता है रिजोल्यूशन, ठीक है, रिजोल्यूशन डायरेक्टर पास करेगा तभी री इशू हो सकता है, ठीक है। रिजोल्यूशन समझते ही हैं, कंपनी मीटिंग में सबको बुलाया जाएगा और फिर उसमें रिजोल्यूशन पास होगा, तभी शेयर री इशू होगा। दूसरा क्या है, द प्राइस चार्ज शुड नॉट बी लेस देन द अमाउंट ऑफ एरियर ऑन द शेयर फॉरफिटेड। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि कंपनी जब शेयर री इशू करती है तो क्या प्राइस होना चाहिए, तो इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है, बस खाली ये ध्यान देना चाहिए जो आपका ओरिजिनल प्राइस है जितने में कंपनी इशू की है, अगर टोटल अमाउंट देखा जाए तो उससे कम का नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कंपनी ने 10 रुपये का शेयर री इशू किया है और अब आपने इशू किया है 10 रुपये का, आपने 5 रुपये पेमेंट किया, 5 रुपये पेमेंट नहीं किया, उस कंडीशन पे अब कंपनी री इशू कर दे 2 रुपये का, तो ऐसा नहीं होना है। कंपनी को कम से कम 5 रुपये का और री इशू करना पड़ेगा, 5 रुपये पहले से आया है, 5 रुपये अभी से आया है। तो ऐसा ना हो कि जो लोग पहले शेयर खरीद चुके हैं सही तरीके से पैसा दे के, उनसे भी कम में री इशू वाले को मिले, ठीक है। तो पूरा अमाउंट दे जोड़ा जाता है कि री इशू वाले को जो पैसा दिया जा रहा है वो पूरे जो ओरिजिनल अमाउंट है उससे उसके बराबर हो या फिर उससे ज़्यादा, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट है डिफरेंट वेज इन विच द फोरफिटेड शेयर अकाउंट कैन बी यूज़। अब फोरफिटेड शेयर अकाउंट जो होता है उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। पहला है द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द फोरफिटेड शेयर अकाउंट इज़ यूज टू रिकवर द डेफिशिएंसी क्रिएटेड विद द फोरफिटेड शेयर एंड आर री इशूड एट डिस्काउंट। मतलब जो शेयर री इशू किया जा रहा है डिस्काउंट पे, तो फोरफिटेड शेयर का पैसा उसमें यूज़ कर सकते हैं। ये जो आप लोग यूज़ करते ही हैं, जैसे अब 10 रुपये का शेयर है, 8 रुपये में री इशू हो रहा है तो 2 रुपये कम आ रहा है, तो फोरफिट वाले अकाउंट से निकाल लेते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, एन अमाउंट रिमेनिंग इन द फोरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर द री इशू इज़ अ कैपिटल प्रॉफिट। तो जो पैसा बच जाता है वो कैपिटल प्रॉफिट हो जाता है, एंड इट मस्ट बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। तो आप लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं, विच कैन बी यूज टू रिटर्न ऑफ लॉसेस और एक्सपेंडिचर ऑफ द कैपिटल नेचर। जो नुकसान होता है कैपिटल नेचर का, उसमें इसका यूज़ हो सकता है। तो ये पॉइंट बढ़िया से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एंट्री तो आप लोगों को याद है, लेकिन पॉइंट यहाँ पे मेन क्या है कि इसको यूज़ कहाँ करते हैं, तो जितना लॉसेस होता है उसको कैपिटल लॉसेस, कैपिटल नेचर के जो लॉसेस होते हैं उसको रिटर्न ऑफ करने के लिए इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ऑन द री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर। मान लीजिए कैसे कैसे क्या कैपिटल प्रॉफिट का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रॉफिट ऑन द री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर आपने ज़्यादा पैसे में री इशू कर दिया। प्रॉफिट अर्न प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने से पहले ही कंपनी कुछ ना कुछ काम कर रही थी, उससे कुछ प्रॉफिट कमा लिया, तो वो भी कैपिटल प्रॉफिट में आएगा। प्रीमियम ऑन द इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, शेयर डिबेंचर को प्रीमियम पे इशू कर दिया, तो वो भी कंपनी के कैपिटल प्रॉफिट में आएगा। प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, कोई फिक्स एसेट्स था उसका रिवैल्यूएशन हुआ, कंपनी ने उसको सेल किया, उससे जो प्रॉफिट हुआ वो भी आपका कैपिटल प्रॉफिट में आएगा। नेक्स्ट आते हैं
मेन पर्पस ऑफ विच अ कंपनी नॉर्मली यूज़ इट्स प्रॉफिट। अब कंपनी अपने प्रॉफिट को क्या यूज़ करती है, जो प्रॉफिट बचा होता है? पहला काम तो ये करती है कि डिविडेंड बांट देती है, ठीक है। और दूसरा काम क्या करती है कि कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है। अगर एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है डिविडेंड बांटने के बाद भी, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर दे सकती है। मतलब वो पैसा उसने शेयर होल्डर के ऊपर ही खर्च करना है, क्योंकि शेयर होल्डर अल्टीमेट कंपनी के ओनर ही होते हैं, ठीक है। पर्पज़ फॉर विच द सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज। अब सिक्योरिटी प्रीमियम को हम लोग किस पर्पज़ से यूटिलाइज कर सकते हैं? तो फॉर रिटर्न ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है? जो रजिस्ट्रेशन कंपनी का कॉस्ट आता है, वो सब कॉस्ट के खर्चे को कंपनी इसमें से यूटिलाइज कर सकती है। प्लस ये सब कैपिटल वाले खर्चे हैं, ध्यान दीजिएगा। बाय इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर ऑफ द शेयर होल्डर टू द कंपनी, उस पैसे को कंपनी के शेयर होल्डर्स को फुल्ली पेड बोनस शेयर दे दें, ठीक है। तो ये सब फ़ायदा कंपनी का है, तो जो भी हमारे शेयर होल्डर है वो उनके पास वो बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर का क्या इफ़ेक्ट होता है? नेम ऑफ शेयर होल्डर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द मेंबर। तो जो हमारा रजिस्टर होता है उसमें से उसका नाम रिमूव कर दिया जाता है जब शेयर फॉरफीट किया जाता है। दूसरा, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव ऑन दिस शेयर इज़ फॉरफिटेड बाय द कंपनी। जो पैसा रिसीव होता है कंपनी के पास, वो कंपनी जब्त कर लेती है, अपने पास उसको रख लेती है। नेक्स्ट है कोटेड इन्वेस्टमेंट। क्या होता है कोटेड इन्वेस्टमेंट? दीज आर द इन्वेस्टमेंट इन द शेयर एंड डिबेंचर ऑफ द कंपनी विच आर कोटेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। A company on the payment of the prescribed fees and the fulfillment of the certain condition can get its share and debenture listed in the stock exchange. Only listed investment can be treated through the stock exchange. As per Schedule 3, the aggregate amount of the company quoted and the unquoted investment together with their market value should be separately shown in the balance sheet. तो quoted investment वो investment होता है, मतलब कंपनी जो शेयर डिबेंचर इशू कर रही है वो उसको रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करा ले, ठीक है। तो अगर लिस्टेड करा लिया तो उसको कोटेड इन्वेस्टमेंट कहेंगे, और अगर उसको लिस्टेड नहीं कराया तो उसको अनकोटेड इन्वेस्टमेंट कहेंगे, ठीक है। ये एक तरीके का कंपनी का इन्वेस्टमेंट होता है, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन द जनरल रिजर्व एंड रिजर्व फंड। तो जनरल रिजर्व क्या होता है? कंपनी usually do not distribute the entire profit of the dividend but keep aside a part of it in the form of general reserve. Such reserve can be used free reserve because they are not created for a specific purpose and can be freely used for any purpose. तो जनरल रिजर्व जनरल कामों में यूज़ हो सकता है, किसी भी काम में यूज़ कर सकते हैं। तो प्रॉफिट का ये एक हिस्सा होता है जो कंपनी बचा के रखती है, कभी इमरजेंसी में कहीं किसी काम में यूज़ कर सके। और रिज़र्व फंड क्या होता है? व्हेन द अमाउंट ऑफ द जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक इंस्टेड ऑफ बीइंग यूटिलाइज इन द बिजनेस इन इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस इन द सिक्योरिटी इज कॉल्ड जनरल रिजर्व फंड। तो इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक इंटरेस्ट के लिए अगर कोई पैसा रखा जाता है, ठीक है, या फिर पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया गया है बिजनेस के बाहर किसी सिक्योरिटीज़ में, तो उस पैसे को कंपनी अपने बैलेंस शीट में रिजर्व फंड में दिखाती है, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटीज़। तो कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ क्या होती है? जो अचानक से कंपनी के ऊपर कोई लेनदार खड़े हो जाते हैं, पैसा लेने आ जाते हैं, तो उन्हें कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ कहते हैं। तो कैसे आ जाते हैं? बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर। मतलब बिल रिसीवेबल अभी हमारा मैच्योर नहीं हुआ है, लेकिन हमने डिस्काउंटेड उसको कर दिया, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल में क्या है? हमारे पास पैसा आना है, ठीक है, और पैसा अभी आया नहीं है और उसको हमने मैच्योर कर दिया, तो उस कंडीशन में वो कंटिंजेंट लायबिलिटी हो गया। सूट फॉर द डैमेज फाइल्ड अगेंस्ट द कंपनीज बाय अ कस्टमर। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई हमारा पुराना केस चल रहा था कहीं कोर्ट में, और उस कंडीशन पे उसका केस हमारे खिलाफ आ गया, मतलब हमें अब पेमेंट करने की ज़रूरत है, तो एक तरीके का कंटिंजेंट लायबिलिटी हो गया। नेक्स्ट है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। SPR कैन बी इशूड ओनली फॉर द पर्पस मेंशन्ड इन सेक्शन 52 एंड सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट परमिट नो derivation in this regard. It
कैन नॉट बी यूज टू द रिटर्न ऑफ द बैड डेट्स, मतलब बैड डेट्स के लिए हम लोग SPR का पैसा नहीं यूज़ कर सकते। दूसरा पॉइंट, शेयर एप्लीकेशन इज़ अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है कि शेयर एप्लीकेशन जो होता है वो पर्सनल अकाउंट का होता है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल सब पर्सनल अकाउंट में आते हैं। मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी इज़ 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, मतलब 25% से कम एप्लीकेशन मनी में कंपनी नहीं मंगा सकती। मान लीजिए शेयर 10 रुपये का है तो कंपनी कम से कम 2.5 रुपये मंगाएगी एप्लीकेशन में, 2 रुपये नहीं मंगा सकती। 25% पैसा उसको एप्लीकेशन मनी में मंगाना होता है। देयर मस्ट बी एन इंटरवल ऑफ द एटलीस्ट 1 मंथ बिटवीन मेकिंग ऑफ 2 कॉल्स, मतलब 2 कॉल मंगाने के उसमें इंस्टॉलमेंट में कंपनी को 1 महीने का गैप रखना होता है। थैंक यू। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ लीजिए। थैंक यू।